तो सरकार भी देने लगी, बिजली दिली, पानी दिली, सिलेंडर दाने दिली और ठेका दिली, शराब दिली, ऑप्शन बना खराब दिली। बहुत राज खुलने वाले हैं। बड़ा हो गया, मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, मुझे दोस्तों ने मारा। और 6 से 12 तक का मैंने GIC नागनाथ में अध्ययन किया। इस गरीबी में किसी माँ को जो दर्द होता है, तो मैंने वहाँ जाके वो लिफाफा खोला, हाथ कांप रहे हैं मेरी नौकरी लगी तो मैं बद्रीनाथ गया और 6 महीने तक मैं तप्त कुंड में नहाया। अगर मैं तहसीलदार की पेंशन आया होता तो मैं इस समय यहाँ पर नहीं होता। मैं उत्तराखंड के जिस कोने में भी जाऊँगा मुझे चिंता नहीं होती कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँ। तो मैं पर मैं जो अच्छा, खास मेहमान एक उत्तराखंड की विभूति हमारे बीच में आप हैं श्रीमान मुरली दीवान जी। आप काव्य के प्रति समर्पित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पुण्य आपका स्वागत करता हूं NH परिवार में। पूरे NH परिवार की ओर से दोस्तों आज NH परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में एक खास मेहमान एक उत्तराखंड की विभूति हमारे बीच में। पहचानते भी होंगे आप उनको और जानते भी होंगे। जी हाँ, आप हैं श्रीमान मुरली दीवान जी। आप काव्य के प्रति समर्पित हैं और आपने मंचों के माध्यम से देखा होगा कि जब आप बोलना शुरू करते हैं, आप अपनी कविताओं का वाचन जब शुरू करते हैं तो लोग अपना पेट पकड़कर हंसने भी लग जाते हैं। और कई बार आपके शब्द इतने गूढ़ होते हैं कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें आपके बारे में आज जानेंगे, आपके बचपन के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके विचारों के बारे में, आखिर आपने कितनी रचनाएं की हैं और बहुत सारे जो अनसुलझे पहलू हैं आपके जीवन के। आज NH परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में व्यक्ति विशेष कार्यक्रम के माध्यम से उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में। नमस्कार पुनीर जी, आपका आभारी छूँ कि आपन यकमो कुछ बनो अवसर देनी, आपको बहुत बहुत आभारी छूँ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत। आप जैसी प्रतिभाएं जो है कि हमारे अगर मंच पर आती रहती है तो इससे हमें भी मनोबल मिलता है कि हम आगे भी एक बहुत अच्छा प्रयास करते रहेंगे। तो सर आज बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी हैं। आपकी जानेंगे बचपन के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार आपके मन में विचार आए कि मैं लिखूं, और बहुत सारी चीज़ें आपने किया। आपने इतने सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ आप क्या संदेश दुनिया को देना चाहेंगे, नवोदित कलाकारों को देना चाहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करना। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े अब तक तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधे चलते हैं व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। तो सर पहला जो सवाल है वो ये सवाल होगा कि आप मूल तो कहाँ के रहने वाले हैं और जो आपका घर परिवार है वो कैसा रहा और आपकी प्राथमिक शिक्षा क्या रही? पोखरी से एक रास्ता जो है रुद्रप्रयाग को निकलता है 52 किलोमीटर, और एक रास्ता गोपेश्वर निकलता है 60 किलोमीटर, और एक रास्ता कर्णप्रयाग को निकलता है 27 किलोमीटर। तो उसी कर्णप्रयाग वाले रास्ते पर 2 किलोमीटर आगे मेरा घर है, मेरा गांव है, और देवर नाम से वो गांव है। तो मैं उसी गांव में पैदा हुआ, उसी में रहा और उसी नागनाथ इंटर कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई। तो 5वीं तक मैं अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय में मैंने शिक्षा ली, और 6 से 12 तक का मैंने GIC नागनाथ में अध्ययन किया। तो यही मेरे पास कुल मिलाकर के जमा पूंजी है। मैं इंटरमीडिएट हूँ। उसके बाद मेरा आगे का पढ़ना लिखना नहीं हो सका। घर परिवार में भी मैंने भूख और गरीबी, निर्धनता, इन चीज़ों को बहुत ही करीब से देखा है। इस गरीबी में किसी माँ को जो दर्द होता है अपने बच्चों को देखकर कि लोगों के बच्चों के पास अच्छा जूता है, अच्छा कपड़ा है, लेकिन मेरे बच्चों के पास नहीं है, और वो पूरा भी नहीं कर पा रही है। उसे विश्वास है कि मैं ला भी नहीं सकती हूँ। तो ऐसी माँ का मैंने दर्द भी बहुत करीब से देखा है। भगवान ने क्या ऐसा आशीर्वाद मुझ पर कर दिया कि मैं रेवेन्यू विभाग का पटवारी पद का इंटरव्यू यहाँ गोपेश्वर में जब हुआ तो तब पैदल ही आना होता था। पैदल आया मैं पोखरी से और गोपेश्वर पैदल
ये सैकोट, अब कुछ नगर क्या बोलते हैं उसको, वहाँ से बालखिल होके तो पैदल गोपेश्वर आया, इंटरव्यू दिया और पैदल वापस गया एक दिन में? एक दिन में। तो गोपेश्वर हम जब किसी काम से आते थे तो एक दिन में काम करके वापस आते थे, रात पहुँचते थे घर। तो इंटरव्यू में जब मुझे ये पूछा गया कि ये तुम विदेश जाना चाहते हो, तो मुझे फट से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एक क्लास की याद आ गई। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी, बारिश हो रही थी बाहर और 3 बज रहा था ऊपर, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तो मैंने गुरुजी को एक बात पूछी थी कि IMF इसका क्या मायने है, इसका क्या काम है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और इसका काम है कि अगर आपने किसी देश में जाना है तो आपने अपने यहाँ का रुपया उस बैंक में रख देना है, और उस रुपये में जिस देश में जाना है वहाँ के करेंसी आपको दे देगा। तो मुझे याद आ गया, मुझे जब उन्होंने कहा कि विदेश जाना चाहोगे, तो मैंने उनको कहा हाँ महोदय मैं जाना चाहता हूँ। तो बोले ये यहाँ का रुपया तो वहाँ काम नहीं आएगा, चलेगा नहीं करेंसी, फिर क्या करोगे। मैंने कहा मैं IMF में चला जाऊँगा और वहाँ पर इसको चेंज कर दूँगा। फिर उन्होंने मुझको कहा कि जाओ। मैं वहाँ से निकला और बस भागा घर भागा। लेकिन आज भी पता है मुझे, ठीक 11वें दिन को मैं पोखरी बाज़ार में था, किसी ने कहा कि तुमको पोस्टमैन ढूंढ रहा है, तुम्हारी एक डाक है। तो जब डाक मुझे मिली, लंबा सा लिफाफा था, बाज़ार से किनारे गया और जंगल में गया। वहाँ बगल में अब बांध का जंगल है, ये चारों तरफ से, वो जंगल में गया और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठा। 50 साल पहले की बात है ये। अच्छा। तो मैं उस चीज़ को आज ऐसे देखता हूँ कि वो चीज़ मेरे सामने अभी घटित हो रही। मतलब वो आपको फ्लैशबैक में ले जा रहा है सीधे। तो मैंने वहाँ जाके वो लिफाफा खोला, हाथ कांप रहे हैं मेरे। मैं एक डर रहा हूँ कि इसके अंदर ये सरकारी लिफाफा है, पर इसके अंदर तो मेरा सारा तंत्र ने काम कर दिया कि 6 महीने तक क्या कि मुझसे कहीं कोई जुर्म तो नहीं हुआ हो। पर मैं उस तरफ नहीं ध्यान जा रहा है कि मैं इंटरव्यू दिया था ये इस तरफ, क्योंकि मैं उससे नर्वस था ना। मुझे ये था कि मैंने तो वो नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि आप उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए हैं और आप 6 तारीख को, फरवरी थी तो फरवरी 6 तारीख को आप अल्मोड़ा ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कीजिए। तो कई बार पढ़ा मैंने उसको। तब मैंने एक किसी आदमी से मैंने कहा इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा। उसने पढ़ा, जब उसने वही पढ़ा जो मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो हो ही गया। अब ये लिखने का जो था, हाँ, अब इसी पे आपके लिखने पे वापस आते हैं कि अब कई श्रोता ऐसे भी हैं आपके जो बहुत धैर्य से आपको सुनते हैं और उनके दिल में गुदगुदी होती है जब आप मंच पर जाते हैं कि अब मजा आएगा, अब हंसी आएगी, अब जाने कितने शब्द आएंगे। आप तो पटवारी बन गए, अपनी ट्रेनिंग की पटवारी बन गए, लेकिन लेखली का सफर कैसे आपने शुरू किया? बहुत राज खुलने वाले हैं और जो कुछ मैं अभी बोल रहा हूँ ये मैं इससे पहले कहीं बोला नहीं। अब ये भाषणबाजी करनी तो मुझे आती नहीं है। जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा होता हूँ तो जब भाषण समाप्त हो जाता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो तब मुझे सुनाते हैं, तो तब मुझे हंसी आती है। लिखने वाली बात मेरे पास है तो ये बचपन में रामलीला के मंचों में मेरी बड़ी इज्जत होती थी। रामलीला हो रही तो उस देवर से, उस देवर का है भाई वो मुरली सिंह है, उसको बुलाओ यहाँ, वहाँ मैंने लोगों को हंसाना है। ऐसे दिन भर लिखना है, शाम को रामलीला में जाना है तो लिखना है, तो रात को वो लिख के तो उन्होंने मुझे बुलाना है, तो मैंने तब वो पढ़ना है। तब किसी ने मुझको कहा, ये गुरुजी हैं देवस्थान में, तो उनको उपेंद्र सती बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि दीवान जी ये हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या लोगों को क्या दे रहे हैं, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है साहित्य के साथ भी, आपके साथ भी। और आप ऐसा कीजिए कि जो आप लिख रहे हैं इसको संकलित कीजिए, आपकी एक किताब छपेगी, तो किताब छप जाएगी तो तब उसमें रह जाएगा। तो मैंने कहा यार चलो ठीक करें। तो तब से लिखने देखने का शुरू हुआ। तब नौकरी भी की मैंने, 9-10 साल मैंने पटवारी की नौकरी भी करी। मुझको एक चपरासी मिलता था, सरकारी क्वार्टर भी था, लेकिन वो कोई लफड़ा हो गया। मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, मुझे दोस्तों ने मारा।
लेकिन अब ऐसा है कि मैं उन दोस्तों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब किसी बुरा कोई नहीं होता, बुरा अब मैं अपने को मानता हूँ, बुरा वक्त होता है। मेरे नहीं रहा होगा, मेरे अच्छी आदतें, मैंने अच्छा काम नहीं किया होगा मैंने, तो मुझे डीएम साहब ने निकाल दिया। तो मुझे उस बात की खुशी है कि भ्रष्ट खराब तो निकल गया, तो अब तो वहाँ चौकस होना होगा। तो मैं यही चाहता था कि चाहे मैं निकल जाऊँ पर मेरा राजस्व विभाग बढ़िया सा बन जाए। मैं आज भी यही चाहता हूँ, मैं किसी को दोष क्यों दूँ। पर मुझे न पेंशन मिलता है, न कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता मुझे। जज कोर्ट से भी ये हुआ कि भाई अरे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, लोगों ने समझाया भी, न पेंशन मिलेगी, न तनख्वाह मिलेगी, न मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगी। पर मैं इस विभाग में नहीं रहता हूँ, मेरा दिल टूट गया है और मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ। आपकी जो चीज़ है, जो आपके अंदर का जो धैर्य है और जो आपके अंदर की रचनात्मकता है, इसीलिए कहते हैं कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले ही। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने उसको आत्मसात जरूर किया हो। मैं भूल भी गया उस चीज़ को कि 76 में मैं नौकरी पर लग गया था। पहले सबसे पहले मैं बद्रीनाथ में 6 महीने मेरी यात्रा पटवारी पर लगी, और ये मेरा मैं आशीर्वाद मानता हूँ कि जब मेरी नौकरी लगी तो मैं बद्रीनाथ गया और 6 महीने तक मैं तप्त कुंड में नहाया और बद्रीनाथ के दर्शन किए। VIP लोग आते थे, अंदर जाने को हम कोई रोकता भी नहीं था। तो भगवान के दर्शन 6 महीने तक मैंने किए। आज भी याद करता हूँ। फिर बीच में फिर भी गया बद्रीनाथ, तो दूरी से भी बैठा रहा, एक जगह पर बैठ गया, आधा घंटा था, तेरी क्या लीला है प्रभु। और बस वहीं पर से भगवान आंख बंद करके, क्योंकि एक बार अंदर देख रखा था, वो पूरी छवि आंखों में आती रही, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अंदर जाने की। और वहीं से जो है भगवान जी को ऐसा जैसा बोल रहे हैं कि जब मैं आ गए तो खुश हूँ, मैं जा वहाँ बसदारे जा वहाँ पिम्पुल घूम के आया। तब घूम के आया, तब शाम को घूमते गानते मुझे ये पता नहीं चला कि मैं मंदिर में के प्रांगण में आ गया, मैं अंदर चले गया। पता नहीं मुझे क्या नशा जैसा लगा, और तब मैं अंदर जब चले गया, अंदर जाके मेरी तब आँख खुली, मैंने कहा मैं अंदर आ गया, मुझे कैसे पता नहीं चला मुझे अंदर किस टाइम आया। पर तब तो ऐसा मतलब देव योग है ये, और प्रभु कृपा है, क्योंकि हम देव मतलब हम भाई कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में है और यहाँ पर पग पग में प्रभु के हैं। और आप तो साक्षात जो है कि बद्री भगवान के धाम में गए तो और आपने उसका लाभ भी लिया, प्रभु का आशीर्वाद मिला आपको। तो चलिए इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। और अब एक बात और भी सोचता हूँ कि शुरू में तो ये भी हुआ कि यार मेरे साथ के लोग, अब तहसीलदार की पेंशन तो आना ही आना है, मैंने सारे लोग आ रहे हैं, मैंने भी आना था। अच्छा, और कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा हुआ। अब देखिए मुझे वहाँ नहीं रहना था, मुझे इस जगह आना था। अगर मैं तहसीलदार की पेंशन आया होता तो मैं इस समय यहाँ पर नहीं होता। इस मंच पर यहाँ पर मुझे सम्मान नहीं मिलता। पता नहीं कितने तहसीलदार घूम रहे हैं ऊपर सड़क पर बाज़ार में, कौन किसको पूछ रहा है। या तो उसी को याद करते होंगे लोग जिसने तहसीलदार ने जिस पर बिता रखी होगी, और या तो जिसकी तहसीलदार पर बिता रखी होगी, उसके अलावा कोई याद नहीं रखता। लेकिन मुरली दीवान रेशपना पुल पे खड़ा होता तो लोग जानते हैं। मैं उत्तराखंड के जिस कोने में भी जाऊंगा मुझे चिंता नहीं होती कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, मेरे वहाँ एक जो जानने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, ऐसा आर्थिक भी चाहिए, दुख है, बीमारी है, घर में बच्चे हैं, सो हैं, पर पैसा भी चाहिए। पर इतनी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि जो मैं ये कहूँगी कहाँ रुकूँ। मुझे भगवान दे रहा है सुधार, सब सारा नियत मिला। घर में कितनी चीज़ें, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए लोगों को महीने का मिलता है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि क्या होगा यार, कैसे होगा। अब मेरे को तो 1,500 रुपये कर दिया अब सरकार ने। 1500 पर मेरे को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, ये है मेरी पूंजी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मेरा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फर्स्ट क्लास से चल रहा है। और अब लिखने की तरफ मेरा आपका तो ये है ना, आपने जो चीज़ अपने आप आत्मसात करी है वो मुझे लगता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपके जो विचार हैं बहुत ही उन्नत किस्म के हैं और इसी विचारों के साथ साथ आपकी लेखनी भी जरूर चलती होगी। तो मैं आपसे एक, बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, उन्होंने सुना तो है मुरली दीवान दीवान दीवान, ये जानना चाहेंगे दीवान शब्द कहाँ से जुड़ा। ये भी बहुत सारे लोग कहते होंगे अपने मन में कि यार मुरली दीवान जी हैं तो वो दीवान कब बने, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो ये थोड़ा
हाँ, इसमें भी लोगों को संदेह तो है, पर मैं सोचता हूँ कि संदेह को बना ही रहने देता हूँ मैं। अब एक बार मैं यहाँ गुप्तसर से जब जा रहा था, यहाँ से गाड़ी में बैठ के, तो बस थी वो, उस बस में बैठा था मैं। तो डिग्री कॉलेज के पास जब गए थे, उसमें 4 लड़कियाँ और 5-6 लड़के ये बैठ गए बस में। तो ये बस में जब बैठे तो वहाँ एक आदमी और था, वो भी बैठ गया। कोई बैठा, उसने मुझको कहा कि वान जी नमस्कार। तो मैंने कहा नमस्कार। उन लड़कों ने वहाँ से मेरा जिन आराम कर दिया। फलाने तक बैठ जाते हैं गाड़ी में, ऐसे अब शब्द उन्होंने किसी जानवर का नाम ले लिया कि वो तक बैठ जाते हैं सो में। मैंने कहा गोपीनाथ, कोई ऐसा ड्रामा कर दो कि इनको मैं जवाब दे सकूं कुछ। अब नी कोठाल से वहाँ नीचे जहाँ बिजली वाले सिंचाई वाले वहाँ से कोई बैठ गया। अब उसने भी मुझे पहचान दिया। अब उसने कहा कि पटवारी जी नमस्कार। उन्होंने ऊपर वाले ने कहा दीवान जी नमस्कार, और नीचे वाले ने कहा पटवारी जी नमस्कार। अब वो कहने लगे ₹2 है भाई, ये कोई ₹2 है। अब पहुँच गई चमोली में। अब चमोली में पहुँचा, अब उतरने लगे तो मैं गेट पर खड़ा हो गया। मुझे पता था ये उतरेंगे, तो मैं बीच से वो करके, जरा पीछे था, मैं बीच से वो करके ऐसे नीचे झुक जा के गेट पर आ गया। और ये उतरने लगे। मैंने कहा रुको, ऐसा है, मेरा नाम मुरली सिंह है और मैं बाई कास्ट दीवान हूँ, मुरली सिंह दीवान, और मैं रेवेन्यू विभाग में पटवारी का पद पर हूँ। इसलिए डिग्री कॉलेज में जो आदमी बैठा, उसने इसलिए कहा मुरली दीवान जी नमस्कार, और जो कोठाल सैन से बैठा, उसने इसलिए कहा कि पटवारी जी नमस्कार, क्योंकि मैं उसके क्षेत्र का पटवारी हूँ। अब रही तुम्हारी बात। तो तुमने इन शब्दों का प्रयोग किया और जैसा किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और कबीर अनपढ़ आदमी ने एक बात लिखी हुई है, तुम तो PhD कर रहे हैं यहाँ, कबीर ने कि बिना विचारे जो कहे सो पाछे बसता है। तो तुमको अब पछताना पड़ रहा होगा, और भविष्य में मैं जहाँ भी मिलूँगा याद रखना, जहाँ भी मुझे मिलते होंगे मैं उनको तो सूरत मिलते होंगे कभी, तो दीवान पर ये बात आई तो मैं बाई कास्ट हूँ। अरे ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर एक गढ़ी है, चांदपुर गढ़ी, ये नागपुर गढ़ी बोलते हैं उसको, नागनाथ गढ़ी। तो उसमें हैं, वहाँ खंडर हैं, पुरातत्व विभाग वाले वहाँ गए हैं। तो वहाँ कोई राजा रहता था, तो राजा रहता उसके, तो उस राजा की यहाँ हमारे जो पूर्वज होंगे वो आकर के वो गेट पर डंडे वाले दीवान का काम वो लोग करते थे। तब आपको इसलिए मुरली दीवान कहते हैं। तो सर अब थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। ये आपके बारे में हमने जानकारी ली कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हो गई, उसके बाद आपने अपनी जॉब के बारे में बताया। अब तो ये भी हो गया कि आखिर आपका मुरली दीवान नाम है, वो दीवान तो आपकी कास्ट है, ये बात भी हो गई। अब हम आते हैं रचना की ओर, कविता की ओर, काव्य की ओर। तो जो मूल तो आपकी जो रचनाएं होती हैं, जो काव्य होता है, वो किस पर आधारित होता है? कविताओं का जो लोग लिख रहे हैं वो जानते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने कोई विषय को उठा दिया कि चलो यार इस चीज़ पर लिख देते हैं, और जब आप उस चीज़ पर लिखने बैठ जाते हैं तो लिखते लिखते कुछ ऐसा जैसा हो जाता है, तो एक और कविता ये तैयार हो जाती है, वो विषय छूट जाता है जिसके लिए आप बैठे। तो कभी कभी आप वो भाव जो बन रहे हैं वो लिखते, वो भाव आपको वो दूसरी तरफ ले गए, तो एक दूसरी कविता तैयार हो जाती है, और फिर वो लिखने वाले बोलते हैं चलो ये भी अच्छा हुआ यार, ये जो मैं चाह ही नहीं रहा था, ये एक कविता जो तैयार हो गई। तब उस पर वो उसको पढ़ के उसको वो करके उसको लंबी चौड़ी जो कुछ उसको बनाना है, जो कुछ उसमें मिटाना है, जो नया डालना है वो करना, वो करता रहे। घर गाँव में समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुरी प्रथाएँ हैं, इन पर लिखा जाए तो अच्छा है। और ये किस प्रकार से ये रुकें, ये प्रथाएँ, ये रीति रिवाज कुरिवाज रुकें, अगर रुक जाते हैं तो समाज का भला होगा। तो इन पर मेरे ज़रा ज़्यादा ध्यान रहता है। जो आपके जो मूलभूत मुद्दे हैं वो अपने चारों ओर के मुद्दे हैं,
चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो ज़्यादा ही चालाकी हो, या अशिक्षा हो, या अपना आपको ज़्यादा समझने का, मतलब जो कुल मिलाकर सामाजिक कुरीतियाँ। थोड़ा आगे चलेंगे इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में और जानने का प्रयास करेंगे आपकी रचनाओं के बारे में कि आपकी जो प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी हैं वर्तमान समय में। जी, रचनाएं प्रकाशित तो एक ही है, फूल संग्राम। ये गढ़वाई में कि हिंदी में है? अच्छा, फूल संग्राम, संग्राम मतलब ठीक ठीक ठीक। फूल संग्राम तो ये गढ़वाली की कविताएं हैं। इसमें छोटी छोटी तीन चार किताबों का मेरे पास मटेरियल है, लिख के रखे हैं मैंने। अब उनको मैं छपा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए तो अब बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। अब मेरे पास पैसा तो है नहीं। अब पैसा अगर इकट्ठा कर दूँ तो मैंने दांत भी लगाने थे। ये आपने बढ़िया बात ही बोली। और कहीं न कहीं ये समाज की हकीकत भी होती है। और वास्तव में अगर आप कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया आपको देखती है, जब कहीं मंचों पे नाम आता है आपके बीच आने वाले हैं मुरली दीवान, तो सारे लोग पेट पकड़ लेते हैं, भैया अब तो समस्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी रचनाओं को आप सभी लोग दर्शक देखना चाहते हैं, सुधी पाठक सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किताबों के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि सक्षम है खुद में, और आप श्रीमान मुरली दीवान जी को तो अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप अपना हाथ बढ़ाकर इनकी जो रचनाएं हैं उसको प्रकाशित करवा सकते हैं। जी, तो आप कम लिखें लेकिन अमर लिखें, 100 लिखें। आप 16 फिल्म आपने देखी होगी, 100 बार आपने 50 बार आपने देख ली होगी। आज गोपेसर में लग जाएगी तो आप फिर जाएंगे। अब पाकिजा फिल्म आपने कई बार आप फिर जाएंगे। तो ये माने अच्छी नरेंद्र सिंह ने ये कि गीतों से आपका जी नहीं भरता। तो लिखना है कम हो लेकिन हो बिल्कुल दमदार हो। तो ये मेरा मानना है। गुरुजी ये बात तो आप बोली ना, जन्य होने की 100% सही, 100% सही। अब कुछ एक छोटी सी प्रस्तुति, कुछ बहुत सारा दर्शक कभी सोचना वाले हम इंटरव्यू देखे लंबो, और आज के बाद से कुछ हुए ही नहीं अब तक। सरकार भी होने लगी, सरकारों कोई दोष नहीं, पर खाने लगे तथी में संतोष नहीं। तो जो खाणू ते धोनी होनी खाने लग्यूं बरसुवी, और जो निर्वाग भूखे से हूँ तही खाना सुरसुवी। तो सरकार भी देने लगी, घटा दिला, बटा दिला, सीमट कटा दिला, और चरखा दिला, हथौड़ा दिला, भूमि हिरण ताई गथोड़ा दिला, बजट सालों साल दिला, भूकंपात तिरपाल दिला, तहसील दिली, टावर दिली, प्रधानमंत्री पावर दिली, सरकार भी देने लगी, रोड दिली, सड़क दिली, उत्तराखंड बेधड़क दिली, बिजली दिली, पानी दिली, सिलेंडर दाने दिली, और ठक दिली, शराब दिली, ऑप्शन बना खराब दिली, सरकार भी देने लगी। ये क्यों को अच्छे थे नेता तो भले भी नहीं सोचना, पर समझ में नहीं होनी ये नेता को भी रोजना। और कुकुर मुठू चारी न गणित माना गाने में, पर जामना कबार से नहीं बिगड़ बरका पानी में। तो कृष्ण पैदा करना पड़ा और राम पैदा करना पड़ा, कुछ विशिष्ट काम पैदा करना पड़ा, और शुद्ध सोच उज्जवल विचार पैदा करना पड़ा, और अपना बच्चों में संस्कार पैदा करना पड़ा। और जितना ध्यान रखता हम वे का लान खान पड़ी, तो वैसे ज़्यादा रखना पड़ू चरित्र निर्माण पर। और अंतिम मजे की नेता जो नहीं कोई नहीं होना, दम खम चैन बुढ़ी, और पुष्पटा को कुछ नहीं कर दो, ये तो बम चैन बोली, पुष्पटा को कुछ नहीं कर दो, नहीं तो हो तो बम हो गया। तो यो थोड़ी सी जो याद थोड़ी सी आपका बीच रखी, और बहुत खुश होंगी, आप लोग पसंद भी करा। एक संदेश था आपका नवोदित कलाकारों रचनाकारों को वास्ता। जी, आप संस्कृत में लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं, आप गढ़वाली में लिख रहे हैं, आप जहाँ के हैं पंजाबी वहाँ की पंजाबी में लिख रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि आप लिख रहे हैं। और जिन लोगों के पास ये लिखने की चाहत है, जो लगन है, जो इच्छा है, जो प्रवृत्ति है लिखने की,
जिनके पास भी है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो धनी लोग हैं। तो मैं आपकी इस समय उम्र 74 साल है आपको। चलो ये भी हमारे दर्शकों को भाई कई बार सोचते भी होंगे कि जो आपके अंदर इस उम्र में जोश जुनून जज्बा और जो आपके अंदर में क्या तरंग है, फ्लो में आप बोलते हैं, तो लग नहीं रहा मैंने कहा कुछ कम होंगे, पर आपने बता दिया तो अब जानकारी भी हो गई। तो खाते हैं आप ऐसा, ये भी जानना चाहेंगे। गढ़वाल में वो खान से कि खुशी बराबर खुराक नहीं। ये तो अच्छा, खुराक से एक बात है, खुराक से एक बात याद आएगी। हम तो गढ़वाए आदि ठेठ गढ़वाए सो भी तुम उनका भी कन्हाई भी खे जन छोटा वाला कुछ याद छेच जब कहे तुम कभी कनाली तो जब सबसे पहले मैंने खाई तो मैं पर कनाल लान बोल मैं जो है। अच्छा कने अपर कनाल तो कहीं नहीं लगाई। तो मेरे अपर कनाल लगाए। असल में बात इनमें है कि जब कैबर कनाल गोमान लगी और छोटे बर्तन कनाल कैन कनाल लगे थे सो कई बार बबरेगी कौन हो रहे। तो 2 दिन बाद मैंने ये महसूस करे यार एक बात है, ये इसका टेस्ट कैसा है, ये इतना रोया हुआ और जब तक को देखो डिस्को डांस शुरू होगी इसको देखना चाहिए। तो जैसे यो पे थरपन मन अपे लगाए जब पहले देखे यो कोई ना हो को पैतर गई अकेले जग में और तब जर से निकाले भाई यो पत्ते निकाल जो खा ली यो पत्ते रहे लगे वो जरा पर जरा लगा तो मतलब कि उसने तो कैसा असर। पर तब सोचा मैंने यार जब कई बार गुस्सा में और किसी को मार दिया तो बड़ी दिक्कत है। पर उत्तराखंड इतिहास में मैं हूँ लगनो ये कि तुम पहले व्यक्ति वाला जेल आप लगाया बड़ो कनाई ये भी नई चीज आ गई है, बहुत बढ़िया। आपके अंदर ये खोजी जो भावना है, जो आपसे जब मैं वार्तालाप करा था तो उस समय आपने कहा था कि रचनाकार के अंदर किसी न किसी के अंदर बड़े होकर जो गुण होता है वो पहले से ही होता है। तो मुझे लग रहा है ये खोजी गुण आपके अंदर जो साहित्य के प्रति था, रचना के प्रति था, बचपन से रहा होगा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। आप जैसे विद्वान प्रतिभा हमारे बीच में आई जिनका कि बहुत सारे लोग सम्मान करते हैं, जगह जगह आपको बुलाया जाता है, आपकी कविताओं के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज एनएच परिवार गदगद है कि आप हमारे बीच में आए और बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी। और जाने से पहले एनएच परिवार के लिए एक संदेश आपकी ओर से आशीर्वचन के रूप में। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। लगभग समाज के पूरे ही गतिविधियाँ, पूरे ही पहलू आपने टच कर रखे हैं सारे। और लग रहा है फिल्मों की शूटिंग वगैरह कुछ मैंने देखे हैं। ये इसका सारे का उद्देश्य असल में ये जो हमारी विरासत है, गढ़वाली विरासत जो हमारी है, तो वो जीवित रहे, उसको लोग भूले नहीं, उसका संरक्षण संवर्धन हो और दूर दूर तक इस विरासत का जो इसके अच्छा प्रभाव है वो दूर दूर तक पहुँचे, लोग याद करें। और ये उद्देश्य इस पूरे परिवार का, इस संस्था का है, जो कि बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, तारीफ के काबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने खुद हमें आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी बात क्या होती है। पूरा एनएच परिवार गदगद है और हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, ये सब आपके विशाल हृदय का ही कमाल है। जो हम आपकी इतनी रचनाओं को सुनते हैं, आपकी सरल भावना को भी आज हमने देखा है। तो आज आपने व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में देखा उत्तराखंड की एक विशेष विभूति जो कि कविताओं के माध्यम से आपको गदगद करते हैं, हर एक पहलू को टच करते हैं, श्रीमान मुरली दीवान जी। आप पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। याद रखें कि हमारे उत्तराखंड की ऐसी ही महान विभूतियों की जीवनी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।